प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम छाट 7वीं कक्षा एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो किताब है हमारा पर्यावरण, उसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स वगैरह हैं, जो कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो आपको 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो की क्वालिटी हो सकती है कि ख़राब हो, क्योंकि हमारे पास आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि आपको कंटेंट की गुणवत्ता में मतलब तनिक मात्र भी कमी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप ये इस मैप को देखिए, पहले इस इमेज को देखिए, तो आपको पता चलेगा पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैव घटक घटक एक अजैव घटक। जो सजीव होते हैं वो जैव घटक हुए, जो निर्जीव होते हैं वो अजैव घटक हुए। इसके वर्गीकरण का एक दूसरा पैमाना भी है, जिसमें आप ये वायु, जल, स्थल ये सब देखते हैं, तो ये प्राकृतिक घटक हैं। और मानव निर्मित घटक में ये पार्क, ये पुल, ये सड़क, ये इमारत, ये उद्योग वगैरह देख सकते हैं। चलिए, जैव घटक अजैव घटक के बारे में तो बात कर चुके हैं। पर्यावरण तो जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं जो प्रकृति होती है, उसी को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। इसमें जैव घटक और अजैव घटक या फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटना होती है। पर्यावरण जो है ये एनवायरमेंट शब्द, ये फ्रेंच शब्द इन्वायरो निर से निकला है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब प्राकृतिक पर्यावरण को देख लीजिए, तो ये जो जैव मंडल है, ये जैव मंडल वेन डायग्राम्स के अंतर्गत पिछली कक्षा में देखे थे आप। स्थल मंडल ये पृथ्वी का असलीय भूभाग है। जलमंडल नदी, झील, सागर आदि इसमें आते हैं। वायुमंडल तो जानते ही हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण फैली हुई है। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में वायुतंत्र पे एक सवाल पूछ लिया गया था कि वायुतंत्र ये वो जगह होती है जहाँ पे जैव घटक और अजैव घटक पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और निवास भी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये सवाल देख लीजिए सवाल यहाँ पे। पृथ्वी के अब अंदर चलते हैं। इससे पहले पृथ्वी की विश्व की सबसे गहरी खान की बात कर लें तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर गहरी है। ठीक है, पृथ्वी का जो मतलब त्रिज्या है ना, वो 6371 किलोमीटर है, याद रख लीजिएगा। 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं ना, मतलब कोर एरिया ऑफ जो अर्थ है, जब इसे हम जानते हैं, इंटरनल एरिया मतलब एरिया के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो इसे इसके जानने के सीमित स्रोत होते हैं, जैसे कि भूकंपीय तरंगें हो गई या फिर कभी ज्वालामुखी वगैरह फटा, तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं। तो अमूमन हम अपनी पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटते हैं, सियाल, सीमा और नीफे में। तो जिसे क्रमशः भूपर्पटी, मेंटल और कोर कहा जाता है। तो 0 से लेकर के 35 किलोमीटर तक वो भूपर्पटी, 35 से लेकर 2900 मेंटल और 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक ये कोर या क्रोड। अब ये जो भूपर्पटी यानी सियाल जो होता है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, और महासागरीय पर्पटी भी इसी का बना होता है। तो हालांकि वहाँ पे इसकी मोटाई काफ़ी कम होती है। मेंटल ये 2900 किलोमीटर तक होता है, और ये सीमा का बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। इसके बाद कोर एरिया की बात कर लें तो ये निफे का बना होता है, निकेल और मतलब आयरन का। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, हाँ ये तो बात हो ही गई। पृथ्वी के आयतन में भूपर्पटी का योगदान 1%, मेंटल का 84% और क्रूड का 15% होता है। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं शैल एवं खनिज के। साइंस जान लीजिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को या किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। ठीक है,
ये 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, इग्नियस, उसके बाद अवसादी, सेडिमेंट्री, कायांतरित, मेटामॉर्फिक। तब आग्नेय जो होता है, ये जब ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो जो द्रवित मैग्मा ऊपर आता है बाहर, तो ठंडा होकर के ठोस में बदल जाता है, तो उसे आग्नेय शैल कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। दूसरा, जब यही टूटता फूटता है तो छोटे-छोटे कणों में, तो वो बन जाता है अवसादी। ये अवसाद हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाया जाता है और जम जाता है, तो वो अवसादी चट्टान हो गया। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। कायांतरित या मेटामॉर्फिक के चट्टान की बात कर लेंगे, तो उस दबाव और ताप के कारण जो है आग्नेय और अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। जैसे चिकनी मिट्टी से स्लेट बन जाता है, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। ठीक है, मलुआ पत्थर में जीवाश्म उपस्थित होता है, याद रख लीजिएगा। ये अवसादी चट्टान का प्रकार है। अब आग्नेय शैल की बात कर हो ही रही है, तो ये लगे हाथ है, इसको भी जान लेते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शैल मैग्मा बाहर होकर के निकलता है तो ठंडा होता है ठोस के रूप में। महीन दानों वाली संरचना होती है, विशाल चट्टान जो कि दक्कन के पठार में है, और इसकी टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल, ये मैग्मा आंतरिक गहराई में ही का होता है कि पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाता है, तो जैसे ग्रेनाइट हो जाता है, याद रख लीजिएगा। बाहर आ गया तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल, नहीं आया तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल। शैल चक्र, एक निश्चित दशा में देख लीजिए ना, वो मैग्मा बाहर निकल रहा है, आग्नेय शैल बना, आग्नेय शैल के टूटने फूटने से अवसाद बना, अवसाद जमा हुआ तो अवसादी शैल, उसके बाद ये बदल गया रूपांतरित शैल में, फिर से ये चला जाएगा कोर एरिया में। तो ये चक्र चलता रहता है, इसे शैल चक्र कहते हैं। तो लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ताजमहल आपका सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी को जान लीजिए आप। स्थलमंडल तो जानते हैं आप, पृथ्वी का रूप लगातार बदलता रहता है। इसमें जो है अंतर्जनित और बहिर्जनित बल कार्य करते रहते हैं, जो किसको प्रभावित करते रहते हैं। जैसे अंतर्जनित बल की बात कर लेते हैं हम, पृथ्वी की गतियों को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या बेहतरीन ढंग से दिया गया। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, जैसे आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये प्रभावित करते हैं। और पर्वत निर्माणकारी बल भी होते हैं, ये दोनों अंतर्जनित बल के अंतर्गत आते हैं। बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण, बहता पानी, बहता जल, पवन, समुद्रीय तरंग और हिमनद, ये सब स्थलीय रूपों के विकास को प्रभावित करता है। ज्वालामुखी देख सकते हैं, भूप्रपट्टी का एक खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ या पृथ्वी का कोर एरिया वाला जो पदार्थ है वो बाहर निकलता रहता है। भूकंपीय प्लेटों के गति करने से पृथ्वी की सतह में कंपन जो होता है उसे भूकंप कहते हैं। एक होता है भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और जहाँ पे सबसे पहली बार अनुभव होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगर अधिक केंद्र और भूकंप केंद्र में दूरी काफ़ी अधिक है तो उसकी तीव्रता में कमी आती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप का दिन सिस्मोलॉजी होता है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, PSL। पी तरंगे प्राइमरी वेव्स अनुदैर्घ्य होती है, S अनुप्रस्थ होती है, L ये सरफेस वेव्स होती है। सबसे अधिक रफ्तार P का होता है। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे भूकंपीय ऊर्जाओं का एक जगह से मतलब रूपांतरण वगैरह हो रहा है। अब नदियों के द्वारा जो भी जलप्रपात जो जानते हैं, विश्व का सबसे कहते हैं अंचल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है, जहाँ पे महंगाई काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, वही अधिक नोटों को छाप लिया था बेचारा ने। नदियों के द्वारा अगर पठारिया कोई भूमि से पानी का स्रोत गिर रहा है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, याद रख लीजिएगा। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, काकोलत नवादा में है। नदियों के मुर्दार मार्ग को विसर्प कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये विसर्प यहाँ पे इसी में कहीं पे कोई छोड़ दिया तो चाप झील बन जाता है, उसे गोखुर झील भी कहते हैं। जैसे बेगूसराय का कांवड़ झील जो है, जो इंडिया का 39वां रामसर साइट है,
वो एक प्रकार का चाप झील है, ठीक है, जो कि गंडक नदी के द्वारा बनाया गया है। बी तरीका देख सकते हैं, नदियाँ समुद्र से मिल रही है तो बहुत सारी शाखाओं में बट रही है, इसे बी तरीका कहते हैं। यहाँ पे डेल्टा मलबा का निक्षेपण होता है तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं समुद्री तरंगों की। देख लीजिए, गुफा बना रहा है, तटिया मेहराब बना रहा है, स्टैक बना रहा है। दिखने में काफ़ी मनोरंजक होता है ये। एडवेंचर सभी लोगों को इसे पसंद होता है। तो अगर आपको कुत्ता ना काटा हो तो सुने हैं कि कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। समुद्र गए घूमने के लिए, डर के मारे आपकी हवा टाइट है। चलिए, अब समुद्री तरंगें कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती है, तो समुद्री गुफा बनाती है, तटीय मेहराब बनाती है, स्टैक बनाती है, समुद्री भृंग बनाती है, पुलिन बनाती है, हिमनद भी बनाती है, ग्लेशियर झील हिमनद हिमोड बनाती है, पर्वत पवन भी बनाते हैं। बहुत सारी स्थलाकृतियों के बारे में वो अल हबीबी वाला बात तो याद आ रहा होगा। रेगिस्तानी इलाकों में बालू के टिब्बे आप देख सकते हैं। पवन छत्रक शैल बनाता है। बालू टिब्बा, बालू कण विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं, उसे लोयस कहा जाता है। चलते हैं, वायु कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन उससे भी अधिक अगर जिंदा रहने के लिए कोई चीज की आवश्यकता है तो वह है वायु। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का घना चादर है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु एक मिश्रण है, ना कि यौगिक, क्योंकि इसमें तत्वों की मात्रा जो है ना वो घटती बढ़ती रहती है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद अन्य चीज़ें हैं। तो ऑर्गन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक है। आरोही क्रम में पूछ लेगा तो घबराइएगा नहीं। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी लेते हैं, जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना नाइट्रोजन छोड़ भी देते हैं। तो पूछेगा कि कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो नाइट्रोजन की, ठीक है। ये पौधों के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। तो ये पौधे तो सीधे तौर पर वायु से नहीं ले सकते हैं, लेकिन जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम वगैरह हो गए, ये मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में परिणत कर देता है, उसके बाद पौधा लेता है, ठीक। अब देख लीजिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तरह तरह की चीजें होंगी। माफ कीजिएगा, चाची आ गई थी। तो वायु गर्म होती है, ऊपर उठती है हल्की होकर के, फिर से ठंडी होती है, फिर भारी होती है। यही चक्र चलता रहता है। तो जैसे कि कहीं एरिया पे निम्न वायुदाब होता है तो वहाँ पे चली जाती है। देख लीजिए, वायु पहले गर्म हो रही है, गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, फिर ठंडी हो रही है, फिर नीचे आ रही है, उच्च दाब का क्षेत्र बन रही है, फिर ये वायु निम्न वायुदाब की ओर जा रही है। तो यही चक्र चलता रहता है, जिसे कहते हैं वायु चक्र। वैसे गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। इसकी रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब पृथ्वी के आप इस इमेज को देखिए, जब पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो ये जो सौर विकिरण होता है इसे जाने नहीं देता है बाहर। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे पृथ्वी के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इससे क्या होगा कि समुद्र में जो बड़े से ग्लेशियर्स वगैरह है वो सब पिघल जाएगा। तो जो तटवर्ती देश हैं जो समुद्र से काफ़ी निकट या समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम है तो वो डूब सकते हैं ऐसे में। जैसे इंडोनेशिया को अपनी राजधानी बदलनी पड़ रही है इस वजह से। खैर, वायुमंडल की संरचना के बारे में तो आप जान लीजिए। क्षोभ मंडल 5 मंडल है, समताप मंडल, मध्यमंडल और उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। 5 मंडलों को आप याद रख लीजिएगा। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत है, हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। आयन मंडल में संचार पिंड होते हैं, संचार उपग्रह होते हैं। बहिर्मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। जलवायु के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। दीर्घ काल में किसी मौसम का औसत अध्ययन जो करते हैं वही जलवायु होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिमाण होता है तापमान। ये कहीं ना कहीं मौसम को प्रभावित करता है। तापमान मापने का जो मतलब मात्रक है डिग्री सेल्सियस। इस पैमाने का आविष्कार भी सेल्सियस ने किया था। इस पे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस जबकि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी से सूर्य से जब आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सौर विकिरण कहते हैं किरणों को, और सौर विकिरण का आपतन कहलाता है पृथ्वी पर पड़ना, ठीक है।
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो पृथ्वी पर दाब लगाया जाता है उसे वायु दाब कहते हैं। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। वैसे जो गोताखोर वगैरह होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, उसमें हीलियम भरा रहता है। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसमें उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर जब वायु गति करता है तो रफ्तार पकड़ लेता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। पवनों का नाम जो है आने की दिशा पे अगर रखा जाए तो उसे पछुआ पवन कहते हैं। आने की दिशा से ही निर्धारित होता है। पवन 3 प्रकार का होता है: अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अस्थायी पवन ये वर्ष भर निश्चित दिशा में बहती रहती है। मौसमी पवन एक खास ऋतु में, मानसूनी पवन। स्थानीय पवन क्षेत्र विशेष में बहती है। लो उत्तर भारत में और ये चिनूक अदर कंट्री का है। अब ये देख सकते हैं पृथ्वी का जो ये भूमध्य रेखीय वाला जो क्षेत्र है विषुवतीय है, निम्न वायु दाब जिसे डोल्ड्रम कहते हैं, लो प्रेशर होता है यहाँ पे। वायु दाब की पेटियां आप देख लीजिए, इसी में पूछ लेता है गरजता चालीसा। ठीक है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। वायु गर्म होने पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े और पसीने सूखने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि वायु में नमी रहती है। जब पृथ्वी पर जल के रूप में गिरता है यही सारा पानी तो वर्षण कहलाती है। ये वर्षा 3 प्रकार के होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। खैर, ये आप पूरा वर्ल्ड का मुआयना एक बार कर लीजिए। मैप ठीक से दिख नहीं रहा है, चलिए छोड़िए। ये जल चक्र देख सकते हैं आप। बारिश के मतलब जैसे कि महासागरों का जल इवेपोरेट होकर के बादल बन रहा है, फिर से वो बरस रहा है, तो ये यही चक्र चलता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। जल का वितरण, इस पे SS ओझा का एक वीडियो आता है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं बेहतरीन ढंग से समझने के लिए। पृथ्वी के 71% भाग पे जल है, महासागर में 96%। ठीक है, 2.5% बर्फ छत्रक के रूप में या भूमिगत जल के रूप में। लवणता, 1000 ग्राम जल में जो है नमक की जो मात्रा होती है उसे लवणता कहते हैं। औसतन 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम महासागरों की लवणता है। इजराइल में एक मृत सागर है जिसकी लवणता 340 ग्राम है। इसमें तैर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका डेंसिटी काफ़ी अधिक हो जाता है तो लोग डूबते नहीं हैं। महासागरीय परिसंचरण की बात कर लें तो तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं आती है इसमें। तो तरंग समुद्र सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जितनी तेज होगी तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है तो उसे तरंग कहते हैं। ठीक है, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी उद्गार, क्या यार, तो चलिए, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगे उठती जिसे सुनामी कहा जाता है। कुल मिलाकर के संक्षेप में ये कह लें तो समुद्र में भूकंप आना सुनामी होता है। ठीक है, तो ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 मीटर से अधिक ऊंचाई तक की हो सकती है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाही लहरें। याद रख लीजिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2021 का थीम का बात कर लेंगे तो वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, 1992 मतलब ये कहा हुआ था, रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसमें एजेंडा 21 सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाने के लिए तभी से जल दिवस मनाए जाने की शुरुआत हो गई है। ठीक है, केस स्टडी कर लें सुनामी के बारे में तो 26 दिसंबर 2004 को
हिंद महासागर में सुनामी आया था, 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। और रिक्टर स्केल पे इसको मापना हमने तो पता चला कि समुद्र में जो भूकंप आया था ना, या सुनामी जो कह लें सुनामी मीटर से, वो 9 तीव्रता का था। ठीक है, अधिकेंद्र इसका सुमात्रा द्वीप के समीप था। ठीक, ज्वार भाटा, दिन में 2 बार महासागरीय जल धाराएं जो है ना ऊपर उठती है, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। सर वीडियो ऑन ही था, बगल में बच्चा हल्ला कर रहा था, माफ़ कीजिएगा। समुद्र में जो महासागर का जल जो ऊपर उठ जाता है इसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है तो इसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो बृहद ज्वार होता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होता है 180 डिग्री में। आप इस मैप में देख सकते हैं नीचे वाला में कैसे जब बृहद ज्वार आता है, और लघु ज्वार की स्थिति भी देख सकते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार नौ संचालन व मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। तो समकोणीय की स्थिति भी देख सकते हैं, ये लघु ज्वार उत्पन्न करने के लिए, और सरल रेखीय स्थिति देखेंगे जिसमें दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, अब महासागरीय धाराओं की बात कर लेते हैं हम लोग। आधारित जो हो गया है महासागरीय धाराओं की। सागरीय जल पर अस्थायी पवनों के द्वारा जल धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे महासागरीय धारा कहा जाता है। ये नदी की तरह बहती रहती है सागर तल पे। ठीक है, इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है। गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से और ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से उत्पन्न होती है। सकारात्मक तक की बात कर लें तो मत्स्य और नौ परिवहन में काफ़ी फायदा होता है इससे। पर्यटन भी किया जा सकता है इसके जरिए। मौसमी दशाएं प्रभाव, नकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं। सकारात्मक तो देख लिए, नकारात्मक जहाज टकरा सकते हैं आपस में, मतलब जहाज टकरा सकते हैं आपस में, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते रहते हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव है। ये महासागरीय जलधाराओं को देख लीजिए, इसे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दिखना चाहिए जी आप लोगों को। खैर, किताब होगा तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। अब प्राकृतिक वनस्पतियों को देख लीजिए। स्थल की ऊंचाई और वनस्पति एक दूसरे से संबंधित है। कहीं ना कहीं उच्चावच, किसी स्थान का उच्चावच वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों को प्रभावित करता है। इनफैक्ट मिट्टी को भी प्रभावित करता है। तो कहीं का भी वनस्पति हो, तापमान, आर्द्रता, ढाल और मिट्टी, ये वो सारे कारक हैं जिस पर निर्भर करता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पतियाँ 3 प्रकार की होती है। वर्गीकरण का एक अलग पैमाना है, जिसमें वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, तो वन होता है, घास तो घास होंगे, और झाड़ियाँ तो झाड़ियाँ होगी। मजाक कर रहा हूँ। चलिए, तो एक रोडोडेंड्रॉन एक ब्रांच कहा जाता है इसे। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है ये। नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है ये। हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। 1500 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सदाबहार वृक्ष है, हृदय रोग में लाभदायक होता है। कौन? रोडोडेंड्रॉन। वैसे हृदय रोग में तो आप एस्पिरिन भी दे सकते हैं ब्लड प्रेशर वाले लोगों को। चलिए, तो हिमालय में लगभग सभी विश्व की सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक का जो भी मिलता है वो सब पाया जाता है। अमेजन का जो वर्षा वन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी के कुल जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, उसका 20% का अवशोषण कर लेता है ये। एनाकोंडा सांप पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। तो रोजवुड, आबनुस, महोगनी इसमें वृक्ष आते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। क्षेत्र है अमेजन बेसिन, अमेजन वन, कांगो बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया। पर्णपाती यही उष्णकटिबंधीय, पत्तों को गिरा देगा, हमेशा पत्ता खिला रहेगा तो सदाबहार वन। ये हरा वाला देख सकते हैं इमेज में। अब पत्ता गिराएगा तो पर्णपाती वन। ठीक है, इसमें विशाल, सागवान, नीम, शीशम ये सब आते हैं। और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी और गोल्डन लंगूर। ठीक है,
तो ये पूरा विश्व का मैप बना करके वहाँ पे दिखाए जाने की कोशिश हुई है, कहाँ पे कौन कौन सा वन है। तीसरे वन की बात कर लेंगे तो शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंध में जो पाया जाएगा, बांज, चीर और यूकेलिप्टस पौधे आते हैं। जैसे यूकेलिप्टस से मुझे याद आया, इसे प्रकृति का आतंक कहा जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये भी ये पत्ता को गिरा देगा। बांज, एस और बीच, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, भिजेंट, मोनाल पक्षी पाया जाता है यहाँ पे। रुक जाइए, ठीक है, पत्ता गिर जाएगा। तो पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन, महाद्वीपों के पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम के किनारों पर, कैलिफोर्निया, चिली, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। फलों की खेती होती है। भूमध्य सागरीय वनों में खट्टे फल काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। संतरा, अंगूर, अंजीर, जैतून, इसे विश्व का फलों का टोकरी कहा जाता है। शंकुधारी वन में देख लीजिए ना, शंकुधारी वन उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, ताकि बर्फ उर्फ गिरेगा तो लूल में टकरा करके नीचे चला आएगा सीधे सीधे। इससे कागज काफ़ी अधिक बनते हैं, ठीक। यहाँ चीड़, देवदार, तो लोमड़ी, मिंक, ध्रुविया, भालू पाए जाते हैं। टुंड्रा वन तो जानते हैं, काई और लेकेन होते हैं, ठीक। तो कुछ घास के स्थान है, ठीक, तो वो आपको याद रख लेना बेहद, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील काम्पोस, वेनेजुएला लानोस, अर्जेंटीना पम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अमेरिका बेल्ट, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन। मैप पर भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, और पता चल जाएगा आपको कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय है। तो खैर, अब मानवीय पर्यावरण और बस्ती परिवहन और संचार ही, ठीक है। अब देख लीजिए ना, ये सब चीज़ों को, जैसे मानवीय पर्यावरण, कहाँ पे बस्ती बनता है, बस्तियाँ किस प्रकार की बनती है, वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है कि लोग बसना पसंद करेंगे। जलवायु ठीक है, जल की उपलब्धता है या नहीं, भूमि कैसी है, मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। तो ये सब जो है ना, जैसे कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियाँ जो जितनी भी रही है, वो नदी घाटी क्षेत्रों में पनपी है। कहीं ना कहीं जल की उपलब्धता के से प्रेरित था ये, बिल्कुल। तो बस्तियाँ दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी में ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण वाला जो है कृषि करेगा, मत्स्य पालन करेगा, वानिकी करेगा, दस्तकारी और पशुपालन करेगा। जबकि शहरी में सघन बस्तियाँ होती है, ये उद्योग, व्यापार, सेवा और कार्य क्षेत्र जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अस्थायी में घने जंगल, मरुस्थल, पर्वत में रहते हैं, ये आखेटक होते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। मौसम खराब हुआ तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। अब ग्रामीण बस्ती में सघन समूह भी होते हैं, प्रकीर्णन समूह भी होते हैं, ठीक। तो कारक, प्रभावित करने वाले कारकों को देख लीजिए, दोनों को प्रभावित करता है। अत्यधिक वर्षा, ढाल वाली छत, जल का जमाव, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो सघन बस्ती भी आप देख सकते हैं, प्रकीर्णन बस्ती भी आप देख सकते हैं, बिखरी हुई बस्ती। सघन बस्ती में सटा सटा घर रहेगा, प्रकीर्णन बस्ती में काफ़ी दूर दूर पे घर रहेगा। और ये जो जल जमाव वाला समस्या जो होता है, उसमें बांस वाला घर, ये स्टील टपर मकान देख सकते हैं आप। उसके बाद परिवहन की बात कर लेंगे, ठीक। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, खैर ये परिवहन के साधन हैं, ठीक, याद रख लीजिएगा। रेल मार्ग, सड़क मार्ग तो जानते हैं, रेल मार्ग भी आप जानते हैं, विश्व ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जैसे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। जल मार्ग एक अंतर्देशीय जल मार्ग होता है, एक समुद्री जल मार्ग होता है। अंतर्देशीय जैसे KN-W1 जो है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद से, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, 1620 किलोमीटर लंबा है। समुद्री जल मार्ग ये महासागरों के जरिए, ठीक है। अब ये जो वायु मार्ग है 1911 में, रेल मार्ग 1853 में, और सड़क मार्ग की बात ही अलग है, ठीक। सबसे ऊंचाई पर चलने वाला जो जो ट्रेन देख रहे होंगे जा रही है, तो जाइनिंग से लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा सबसे ऊंचाई पर। सबसे लंबा वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देख सकते हैं आप इधर, जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जा रही है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये वर्ल्ड का धिया है, ये आपको इंडिया का पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए, मानव और पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उसके अनन्य क्रिया को देख लीजिए, ठीक है।
8 पेज ही बचा है। तो अमेजन बेसिन स्पेन खोजकर्ता, अमेजन बेसिन स्थानीय आदिवासी आक्रमण। तो ये जो है रोमन साम्राज्य की अमेजन्स महिला योद्धा के नाम पे इसका नाम पड़ा था अमेजन बेसिन का। अमेजन नदी जो बेसिन है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है जल ग्रहण के आधार पे। ये पश्चिम के पर्वतों से निकलती है ये नदी और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसमें अमेजन बेसिन में कौन कौन देश बसे हुए हैं वो देख लीजिए। इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। अभी यहाँ पे महंगाई को लेकर के उठा-पटक मचा हुआ था। जलवायु कैसी है? तो वो देख लीजिए। भूमध्य रेखीय जलवायु है, गर्म, नम, अति आर्द्र, प्रतिदिन वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है। वनस्पतियाँ जो है भूमध्य रेखीय वर्षा वन, लंबा होता है, घना होता है, वितान होता है। जड़ें काफ़ी कम गहरी होती है। पृथ्वी तक प्रकाश का किरण काफ़ी कम पहुँच पाता है, तो इस वजह से परजीवी पादप जो होते हैं आर्किड वगैरह या ब्रोमीलाइड वगैरह ये सब उगते हैं। ठीक है। जो जीव जंतु पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में गुंजन पक्षी, टैपीर, बंदर, स्लोथ, 250 ग्राम का बंदर पाया जाता है। स्लोथ, सांप, सरीसृप, मगरमच्छ, अजगर, अनाकोंडा, जिरानिया। चलिए ब्रोमीलाइड ये विशेष प्रकार का पौधा है और पत्तियों में जल संचित रखता है। और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक, याद रख लीजिएगा। ये कर्तन और दहन जो है ये झूम कृषि से संबंधित पहलू है। ये वृक्षों और झाड़ियों को काट करके जला देंगे, पोषक तत्व मिट्टी मिल जाएगा, उसके बाद उस पर खेती वगैरह करेंगे। कल्टीवेशन जो होता है पर्यावरण का नकारात्मक पहलू है, पारंपरिक विधि है, ये काफ़ी घाटा होता है इसमें। चलिए वर्षावन के निवासी की बात कर लेते हैं। पुरुष शिकारी और मछली पकड़ते हैं, महिलाएं बच्चे और फसलों का ध्यान रखती है। प्रमुख फसल टेपियोका, अनानास, शकरकंद। कृषि कौन सा करते हैं? वही कर्तन दहन कृषि। मुख्य आहार में नियोग, कसावा। नकदी फसलों की बात कर लेंगे तो कॉफ़ी, मक्का, कोको। घर मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाला छप्पड़ में रहते हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार का होता है वो देख लीजिए। तो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में नदियाँ आती है। कौन कौन? ये तो नदी का जंजाल ही है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी आदि सहायक नदियां हैं गंगा की। जलवायु यहाँ की मानसूनी है। जनसंख्या का काफी अधिक घनत्व है। विश्व के सबसे अधिक उर्वर भूमियों में से एक है ये। प्रमुख फसल है यहाँ की चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, जूट। पश्चिम बंगाल व असम में हालांकि चाय बगान और रेशम कीट पालन होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। साल, सागवान और पीपल पाए जाते हैं। ये पर्णपाती वन के अंतर्गत पत्तियां आती गिरा देती है। डेल्टा वन, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जबकि काफ़ी विविधता है यहाँ पे। चलिए जीव जंतुओं की बात कर लेंगे तो हाथी, बाघ, हिरन, बंदर। ब्रह्मपुत्र या मैदान मिक्सिंग वाला गेंडा जो होता है काजीरंगा नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाली टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल। मत्स्य में रोहू, कतला और हिल्सा। ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र में ओलवन झील डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे सूंस भी कहते हैं। इससे जल की शुद्धता का प्रमाण मिलता है। पहाड़ी व ढलानी क्षेत्रों में वेदिका कृषि की जाती है। आप देख सकते हैं वेदिकाओं का निर्माण करके। केस स्टडी इससे पहले अंधी डॉल्फिन देख लीजिए, जिसे सोंस कहते हैं आप लोग। चलिए झील हाँ जीविका का साधन मत्स्य पालन, पर्यटन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन है ये सब। अब चलते हैं अमेरिका में देख लेते हैं इसी तो घास स्थानों में जीवन। प्रेरी घास का सागर कहा जाता है। ये काफ़ी अधिक गेहूँ होता है यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। अमेरिका में मिसिसिपी नदी बहती है। प्रेरी घास के मैदान के जो मूल निवासी होते हैं, अमेरिका के मूल निवासी, उसे रेड इंडियन कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। जैसे कि प्रेरी में अन्य आदिवासी भी रहते हैं, जैसे अपाची, क्रो, क्री। ठीक है। यहाँ पे चिनूक का स्थानीय भवन है।
चीनों के गर्म पवन है, याद रख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड को घूम लीजिए, 600 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई तक ड्रेंक्सबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है। कालाहारी मरुस्थल इसके पश्चिम में है। नदियां हैं ऑरेंज और लिम्पोपो नदी। पूछेगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या फिर चलिए एक सवाल है आप लोगों से, कौन सी नदी जो है ना वो कहते हैं विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे की बात कर लेंगे तो ये किम्बरले में हीरा का खाना आप देख सकते हैं, कितना गड्ढा कर दिया है। जोहान्सबर्ग में सोना की राजधानी कहा जाता है। बोत्सवाना में भी अफ्रीका में से हीरा वगैरह होता है। तो यहाँ पे बेल्ट वाले इलाकों में रिनो भीड़ और मतलब भेड़ और ऊन मांस वगैरह होता है। फसलों में तंबाकू, गेहूँ, मक्का, गन्ना, कपास, आलू, ज्वार और अखरोट होता है। रेगिस्तान में जीवन, सहारा रेगिस्तान डेजर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ठंडे और गर्म दोनों होते हैं, जैसे अटकामा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, जबकि सहारा गर्म है, या फिर आपके इंडिया का थार गर्म है। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 8 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है ये, ठीक है। 11 देश में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं वो देख लीजिए, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। वनस्पतियों में कटीली झाड़ी, कैक्टस, खजूर, एकेसिया ये सब पाया जाएगा। पर रेगिस्तानी इलाकों में जो पत्तियां होती हैं ना वो कांटों का रूप ले लेती है, ताकि जल का वाष्पीकरण कम हो सके, नहीं तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। वहाँ पे सबसे अधिक तापमान 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि सबसे ठंडा तापमान परखोनस्यांस्क साइबेरिया वाला प्रांत में है। बुद्धा बार बार फोन से ही परेशान है, छोटका छोटका का भैया फोन करता रहता है। बेद्दा और तुआरेग यहाँ की मुख्य जनजाति है। ये बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े पालते हैं। खेती में खजूर, चावल, गेहूं, जौ और सेम, कपास होता है ये डेजर्ट वाला इलाका में, ठीक है। और खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम पाया जाता है। लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान, यहाँ की भूमि को खापाचान कहते हैं, ठीक है। खापाचान, ठीक है। ला को पर्वतीय दर्रा कहा जाता है। डाक मतलब देश होता है। द्रास सबसे ठंडा स्थानों में से एक है। इंडिया का सबसे ठंडा स्थान है द्रास, याद रख लीजिएगा। यहाँ की ठंड मतलब जलवायु काफ़ी शीतल होती है, शुष्क होती है, ओलावृष्टि भी होते रहता है। दस और यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर लेंगे तो अधिकांश लोग मुस्लिम और बौद्ध धर्म से हैं। तो बौद्ध मठ देख लीजिए, हेमिस थिक से लामायोरु। खेती में करते हैं जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम। मुख्य व्यवसाय पशुपालन और पर्यटन है। बायाला चाला। नमस्कार। ये वीडियो काफ़ी ख़राब हो गया।